एंड दोस्तों 1.2 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर भी बेसिकली हमने कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है और नल मैट्रिक्स कौन सी है। इन मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई आपने करना है दिए गए क्वेश्चन में से कि इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर कौन सी है, रो कौन सी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एक्सरसाइज के पीछे डेफिनेशन दिए गए हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ के कर लेते हैं तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इन सब के कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे। तो थ्योरी पार्ट पे बेसिकली रटा है वो आप खुद भी लगा सकते हैं, तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना, तो इसलिए मैं आपको उस कॉन्सेप्चुअल पार्ट के पीछे नहीं जा रहा। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, शुरू करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, जैसे कि हम जानते हैं स्क्वायर क्या है, कि ऐसा डब्बा होता है, एक ऐसी शक्ल होती है, ऐसी शेप होती है जिसके अंदर चारों साइड्स बराबर हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बेसिकली एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर जो है वो सेम हो। ऑर्डर सेम से क्या मुराद है? 1.1 में देखा था कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। अगर आपको नहीं लेना था ऑर्डर तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके ऑर्डर देख सकते हैं। ऑर्डर किससे लिया जाता है? मैट्रिक्स का। अगर आपको ऑर्डर जो है वो सेम हो, ऑर्डर की क्या बात है? अगर रोज और कॉलम की तादाद उसके अंदर क्या है? सेम हो। अगर रोज और कॉलम की तादाद सेम है, इक्वल है, इसका मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स है? इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर रेक्टेंगुलर वो मैट्रिक्स है, आप वैसे भी जानते हैं कि शेप ऐसी शेप जिसके अंदर दो साइड इक्वल और दो साइड इक्वल ना हो। लेकिन रेक्टेंगुलर में यहाँ पर मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर से ये मुराद है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स का सेम ना हो। इसके अंदर ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसके अंदर ऑर्डर सेम ना होना चाहिए। मीन टू से कि रोज और कॉलम की तादाद, आसान अल्फाज में क्या कहना चाहता हूं कि रोज और कॉलम की तादाद जिस मैट्रिक्स के अंदर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और रो को हम लोग जानते हैं कि रो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो जो है वो सिर्फ 1 हो, कॉलम जितने मर्जी हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम जो है वो 1 हो और बाकी जो है वो रो जितनी मर्जी हो, कॉलम एक होना चाहिए, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है वो 1 हमारे पास आए। 1 कैसे आए? डायगोनल में सिर्फ 1 मौजूद हो, बाकी सारी एंटिटी 0 और डायगोनल जो है वो नॉन जीरो हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 1 मौजूद हो। और नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास ऑल एंटिटीज जो है वो 0 हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ए पार्ट जो है वो इनके 1 जो है वो मिल दिया हुआ है। उसने पूछा हुआ है कि -8 12 2 0 7 और 4 ये आपके पास क्या है? तो ये आपके पास बेसिकली ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। कैसे? क्योंकि इसका ऑर्डर है, इसके अंदर 3 कॉलम है और 2 रोज है, और ऑर्डर होता है m/n। m का मतलब रोज, नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके पास? 3। तो इसका मतलब ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह यहां पर आपके पास एक और सवाल है। मैं आपको सवाल बीच बीच में से जो है वो चॉइस से खुद ब खुद ही उठा रहा हूं। आप जो है वो सारे सवाल खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस की बेस हैं। ऐसी एंटिटी जिसके अंदर तमाम ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंटिटीज जो है वो जब 0 हो, तो हम उन मैट्रिक्स को कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 की सूरत में 3 0 1। ये मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो पाई जाए, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। सॉरी, ये कॉलम है, एक ही कॉलम, उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल में जो है वो 1 मौजूद हो, बाकी सारी एंटिटी जो है वो 0 हो, लेकिन डायगोनल में जो है 1 मौजूद हो, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने जो आइडेंटिफाई करना है वो करना है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर कौन सी है, यूनिटी कौन सी है। हमने इन तीनों को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास हमने डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है।
स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। बेसिकली सबसे पहले मैं लिखता हूं डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, उसके बाद लिख दीजिए जी स्केलर और आगे जी यूनिट। यूनिट का तो आपको पता लग गया, यूनिटी मैट्रिक्स का तो आपको पता लग गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता लग गया कि जिसके डायगोनल में आपके पास 1 1 मौजूद हो और बाकी एंटिटीज आपके पास क्या हो, 0 हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली ऐसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम हो, लेकिन उसके डायगोनल्स में आपके पास एक ना एक नॉन जीरो मौजूद हो। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंटिटी जो है वो 0 हो, लेकिन डायगोनल एंटिटी जो है वो एक ना एक नॉन जीरो। ये नहीं हो सकता कि सारी नॉन जीरो हो तो फिर भी डायगोनल है। अगर एक भी एंटिटी नॉन जीरो है तो फिर इसका मतलब वो भी कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है और उसके अंदर यहाँ पर भी 0 लिखा है, यहाँ पर भी 0, 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 यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, लेकिन इसके डायगोनल में जो है वो ऑल एंटिटी 0 है और डायगोनल में एक ना एक एंटिटी जो है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जो हो तो डायगोनल, लेकिन उसके डायगोनल में उसकी डायगोनल साइड्स पे जो तमाम एलिमेंट हैं वो सेम हो, वो ए हो या कोई भी जो है वो रियल नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। या फिर अगर वो हमारे पास एक ऐसा केस हो जिसके अंदर डायगोनल में जो है वो 1 मौजूद हो, बाकी तमाम एंटिटी जो है वो 0 हो। अगर डायगोनल में 1 मौजूद है तो वो यूनिटी मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल में 1 नहीं मौजूद लेकिन तमाम एंटिटी 0 है, लेकिन 1 नहीं मौजूद, कोई और वैल्यूज मौजूद है, 2 है और 2 है, सेम है, तो वो स्केलर है। अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, डिफरेंट तरह के डायगोनल में अगर एलिमेंट्स हैं लेकिन तमाम एंटिटी 0 है तो वो डायगोनल है। अगर डिफरेंट तरह के हैं तो डायगोनल है, अगर सेम तरह के हैं तो स्केलर है, अगर 1 है तो यूनिटी है। आसान सा हल है आपके पास। अगर आपके पास डिफरेंट तरह के जो है वो एलिमेंट्स मौजूद है लेकिन तमाम एंटिटीज 0 है डायगोनल में, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर सेम तरह के एलिमेंट्स मौजूद है एक्सेप्ट 11, वो एक्सेप्ट 1, अगर 1 नहीं है और बाकी एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर है, और अगर 1 मौजूद है तो वो आइडेंटिटी है। डायगोनल में ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। आपने उसने बोला सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करनी है, शिनाख्त करनी है किन किन मैट्रिक्स की, यूनिट मैट्रिक्स की, आपने रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की और नल मैट्रिक्स की। तो बेसिकली यही कुछ 4 और इससे ज्यादा डेफिनेशन हैं जो पीछे थ्योरी में भी आपको दी गई हैं, बुक के चैप्टर नंबर 5, 6, 7 पर। तो हम लोग जब इन एक्सरसाइज में से जब हम लोग 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को या क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो हमारा वो जो डेफिनेशन पोर्शन है वो ऑलरेडी जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल जो है वो हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो उसने हमसे जो पूछा कि उसने बोला कि यूनिट, रो और कॉलम मैट्रिक्स की आपने जो है वो शिनाख्त करनी है सिर्फ। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है। यूनिट मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी मौजूद है। आइडेंटिटी कहते हैं 1, यूनिटी मौजूद है, 1 जो है जिसके अंदर मौजूद है। अब वो 1 कैसे मौजूद है, कहाँ मौजूद है, उसके ऊपर मजीद जो है वो आगे देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंटरव्यू ले लें, थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन ले लें रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके जिस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सिर्फ एक रो मौजूद होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम की तादाद के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कॉलम की तादाद इंडिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन रो जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि वो सिर्फ एक होनी चाहिए। और कॉलम मैट्रिक्स इसी तरह, जिस तरह रो मैट्रिक्स में रो की तादाद 1 होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद 1 होनी चाहिए, रो जितनी मर्जी हो। और नल मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंटिटीज जो है वो, तमाम एलिमेंट्स जो है वो मैट्रिक्स के अंदर अगर 0 है तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए जो है वो हमें दिया गया है, a इज इक्वल टू 0, 0, 0 और 0। तो हम लोग जानते हैं कि ऑल एंटिटीज जो है वो जिसके अंदर 0 होती हैं वो है हमारे पास
नल मैट्रिक्स। तो आपने सिर्फ ये लिखना कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, नल मैट्रिक्स है। इसी तरह इसका बी पार्ट अगर हम देखें तो बी पार्ट जो है उसमें दिया गया है 2 3 4। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनती है, ये हमारे पास बनती है रो मैट्रिक्स। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। लेकिन इसके अंदर जो रो की तादाद है वो है 1, और रो की तादाद जहां पे 1 हो तो वहां पर इसका मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, रो मैट्रिक्स। मुझे कैसे पता लगा रो की, मैंने रो जो है वो यहाँ पर 1 है, कॉलम जो है वो 3 है। इसका आसान तरीका ये है कि रो को उर्दू में लिखते हैं रे से। तो जो भी चीज इस तरह रे की फॉर्म में आ रही है वो आपके पास रोज है, और कॉलम की एंड पे आता है मीम, लाम मीम। तो जो भी चीज मीम की तरह इसमें ऊपर से नीचे आ रही है उसको कहते हैं कॉलम्स। तो ये भी कॉलम्स और रोज को इजीली याद करने का तरीका आपको बता दिया मैंने। इसी तरह सी पार्ट जो है वो आपके पास है 4 0 6। तो यहां पर आपको डेफिनेटली पता है कि कॉलम जो है वो 1 है और रो जो है वो 3 है। तो जिसके अंदर कॉलम 1 हो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स। और डी पार्ट जो है वो आपके पास लिखा हुआ है 1 1 0 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल में 1 मौजूद हो, 1 एंटिटी मौजूद हो, उसको कहते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। आपको मैंने बताया था कि यूनिटी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर 1 मौजूद है, लेकिन 1 कहां मौजूद है, कैसे मौजूद है, तो वो हम देखते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल में 1 मौजूद हो उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि यूनिट मैट्रिक्स है भी है कि नहीं, हो सकता है यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 1 मौजूद हो। अगर यहाँ पर 1 मौजूद होगा इसका मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये शर्त है कि सिर्फ डायगोनल में 1 और 1 मौजूद होना चाहिए, बाकी सारी एंटिटीज, ऑल एंटिटीज जो है वो 0 होनी चाहिए। बाकी तमाम एंटिटीज जो है वो 0 होनी चाहिए, डायगोनल में सिर्फ 1 मौजूद होना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 का। अगर आपको ऑर्डर निकालना नहीं आता तो आप इससे पिछली वीडियोस देख सकते हैं 1.1 की, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको ऑर्डर निकालना नहीं आता तो इसका ऑर्डर क्या है वो वहां से आप देख सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स आती है, लेट्स सपोज आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आपके पास 3x3 की तो वो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। लेकिन अगर उसके अंदर डायगोनल के अंदर आपके पास 1 1 और 1 लिखा हुआ है तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये बन जाएगी यूनिट मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इस मैट्रिक्स को, ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 3 की जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उसमें चीजें हमें मालूम करनी थी, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चीजें जो है वो हमने आइडेंटिफाई करनी थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है वो इसके बारे में बताया था कि ये चीजें जो है वो डेफिनेशन यानी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिया था। तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए में जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो पार्ट ए जो है वो मुझे देखते साथ पता लग रहा है ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंटिटीज 0 है, डायगोनल में जो है वो सेम एलिमेंट्स हैं। डायगोनल में जब सेम एलिमेंट्स हो तो हम उन मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। और ऐसी मैट्रिक्स बी जो है वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 है, लेकिन उसके डायगोनल में जो है वो नॉन 0 एलिमेंट मौजूद है, लेकिन वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। और सी मैट्रिक्स, सी वाला जो पार्ट है, सी मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट 0 है, लेकिन उसके डायगोनल में सिर्फ 1 मौजूद है। तो इसका मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। दो नाम है उसके, यूनिटी कह लें या यूनिट कह लें। और डी पार्ट जो है वो डी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में तमाम एलिमेंट 0 है, लेकिन उसकी जो डायगोनल, जिस मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट जो है 0 है, लेकिन उसके डायगोनल में कोई ना कोई नॉन 0 पार्ट जो है वो मौजूद है। तो वो कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स है। बेसिकली एक दफा फिर वाइंड अप करते हैं कि हमने सीखा क्या, स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी। स्केलर मैट्रिक्स होती तो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट जो है वो सेम हो सिवाय 1 के। अगर वो 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर वो सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। यहां पर 2 हो जाए
और यहाँ पर 2 हो जाए तो वो स्केलर है, यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पर 3 हो जाए वो स्केलर है, यहाँ पे a हो जाए, यहाँ पे a हो जाए वो स्केलर है, यहाँ पे x हो जाए, यहाँ पे x हो जाए वो स्केलर है। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 हो गए, अगर डायगोनल के अंदर वैल्यूज मौजूद है लेकिन वो डिफरेंट है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। वो कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल के अंदर एक ही जगह पे जो है वो एंटिटी लिखी हुई है बाकी फिर भी 0 है तो फिर भी वो डायगोनल कहलाएगी। सिंपल टू से दैट, आसान अंदाज में अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो मैट्रिक्स है अगर उसके डायगोनल में एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर है, अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो वो डायगोनल है, और अगर एलिमेंट सेम है लेकिन 1 है तो वो आइडेंटिटी है। स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें बोला कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो अपने मालूम करना। लेट्स सपोज आपके पास a दिया गया है ये, और आपने -a मालूम करना, तो बहुत आसान है। a आपके पास दिया गया है 1 0 -1, तो आपने -a जो है वो मालूम करना है, तो आप a को क्या करोगे? -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या आएगा? हर वैल्यू के साथ जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस लिख दो, और जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस लिख दो, तो ये आपके पास -a के इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपने b को मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो b पार्ट है वो है -3 -4 2 और 5, तो इसको आपने माइनस नेगेटिव जो है वो मालूम करना है, तो -d इक्वल होगा, जहां जहां माइनस है उसको उलट कर दो, मतलब साइन को चेंज करना है। तो -3 है तो हो जाएगा +3, -4 है तो हो जाएगा +4, +2 है तो हो जाएगा -2, -2 +5 है तो हो जाएगा -5, तो ये आपने नेगेटिव मालूम कर लिया। इसी तरह अगर आप e का मालूम करोगे तो -e आपके पास हो जाएगा, e के साथ माइनस आ जाएगा, और जहां जहां पॉजिटिव साइन है वहां पे नेगेटिव कर लो, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आएगा e का। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो उसके अंदर हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की रो को इंटरचेंज कर दो, रो को चेंज कर दो कॉलम में, या फिर कॉलम को चेंज कर दो रो में, तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाता है। एग्जांपल से समझिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट ए है उसका 0 1 और -2। अब यहाँ पर एक जो है वो कॉलम है, आप अगर इसको रो में चेंज कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये इंटरचेंज हो जाएगा, और ये उसको कहते हैं हम ट्रांसपोज। तो जब इसको चेंज करते हैं तो आपके पास ए के ऊपर एक स्मॉल टी आ जाता है, इसका मतलब है ट्रांसपोज। कि आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये लगाना जरूरी है। अगर आप ए लिख दो और साथ में इसका ट्रांसपोज तो ठीक लोगे, लेकिन साथ में ये नहीं लगा तो इसका मतलब कि आपने ए मैट्रिक्स लिखी है। अगर आप ए के ऊपर टी लगाओगे, e पावर टी लगाओगे, तो इसका मतलब आपने उसका ट्रांसपोज लिखा है, ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि ये 0 है तो ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 है दूसरी रो में है तो ये पहले में आ जाएगा, और ये -2 है तीसरी रो में जा रहा है तो ये भी पहले में आ जाएगा। तो इसी तरह आपने जो है वो उसके जो कॉलम को है आपने रो में चेंज कर दिया, तो आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया। इसका एक और पार्ट है, उसका ट्रांसपोज अगर लें तो e की पावर जो है वो हम पहले t लिखेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि हम उसका ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब उसका ट्रांसपोज लिया। और e जो है वो मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 -4 और 5, तो 2 3 जो है वो अगर आप देखें तो ये आपके पास एक रो बन रही है, इसको मैं किसमें चेंज कर दूंगा? कॉलम में। और -4 और 5 एक रो बन रही है, इसको भी आप किसमें चेंज कर दोगे? कॉलम में। तो ये आपके पास आ जाएगा e का ट्रांसपोज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी तरफ जब मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो एक चीज उसने हमें प्रूव करने के लिए दी है कि आपने ये चीज प्रूव करनी है कि ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज ए के जो है वो इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पार्ट हम आप खुद देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के भी पार्ट होंगे तो देख लीजिएगा, इसी तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, बी का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो बी वाला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, ए वाला पार्ट मैं करवा देता हूं आपको। ए जो है वो आपके पास है 1 0 2 और 1। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आपने जो चीज मालूम करनी है, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। बेसिकली आपने प्रूव करना है वो एक इक्वल आता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या चीज मौजूद है? ए का ट्रांसपोज। ब्रैकेट में क्या चीज मौजूद है? ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेना हमें आता है कि रोज को कॉलम में कर दो या तो फिर कॉलम को रोज में कर दो। तो ए मैट्रिक्स लिखी, उसके ऊपर टी लगाया, टी का सिंबल क्या शो करेगा कि हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या 1 और 0 यहाँ पर एक कॉलम की शक्ल में है, इसको हम कर देंगे रोज की शक्ल में। 2 और 1 हमारे पास एक अनदर कॉलम है तो उसको भी हम कर देंगे
रोज की शक्ल में। ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो उसने दूसरी चीज का ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लो, तो इसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, अगेन ट्रांसपोज। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो बाय टेकिंग अगेन ट्रांसपोज तो भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। तो इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो 1 और 2 यहाँ पर कॉलम की शक्ल में, ये आ जाएगा रो की शक्ल में, 0 और 1 कॉलम की शक्ल में, तो ये आ जाएगा रो की शक्ल में। तो अगर आप देखो ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स जो है वो एक इक्वल आ रही है, तो ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज जो है वो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ये ए ही तो है, तो ये लिख सकता हूं मैं, ये मैट्रिक्स ए ही तो है तो ये लिख सकता हूं मैं, ये मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब मेरे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल है। इसी तरह बी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल आपने प्रूव करना है, जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है। आई होप सो आपको वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 1.2 की कंप्लीट जो है वो समझ आ गई होगी और